अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो, खैरियत से हैं? अच्छा। आज जो है हम पैरेलल एल्गोरिथम्स के बारे में कुछ देखेंगे और इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि हम पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर जो पैरेलल एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली टॉपिक क्या है? पैरेलल एल्गोरिथम का है। पैरेलल एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो आपके पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर जो है वो रन किए जाते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर जो एल्गोरिथम रन हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि टास्क को जो है वो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करके पैरेलली एग्जीक्यूट कराए जाते हैं उनको। ठीक है। देखिए, पैरेलल एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम व्हिच कैन डू मल्टीपल ऑपरेशंस इन अ गिवन यूनिट टाइम। ठीक है जी। पैरेलल एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तकरीबन सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उनके थोड़ी सी डिफरेंट मीनिंग है। पैरेलल और कंकरेंट। ठीक है। हम नॉर्मली ये पैरेलल और कंकरेंट को सिनोनियम के तौर पे यूज करते हैं। जो चीज़ पैरेलल होगी वो कंकरेंट भी होगी। ठीक है जी। रियल लाइफ में तो ये ठीक है, लेकिन जब कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो पैरेलल और कंकरेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पैरेलल कंप्यूटिंग ये होती है कि आपका टास्क जो है मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड हुआ है, और वो जो मुख्तलिफ पोर्शंस हैं अगर वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ तो वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंशियली वो पोर्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी इस तरह से है कि अगर मैं लार्ज स्केल मैट्रिक्स को, दो मैट्रिसेस को जो है मल्टीप्लाई करूं, तो मैं पोर्शन करके जो है ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये पैरेलल कंप्यूटिंग के हेड में आता है। और कंकरेंट का मतलब ये है कि एक वेब सर्वर है, वो दुनिया के मुख्तलिफ लोकेशन से जो आपके यूजर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है और एक रिप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब ये कंकरेंट रिक्वेस्ट है। ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट का रिस्पांस कर रहा है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। ठीक है। और इन दोनों के रिजल्ट जो है वो एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट के अंदर कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है इनके दरमियान, और एक रिजल्ट दूसरे रिजल्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं ये कंकरेंट टास्क है। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो पैरेलल और कंकरेंट जो है वो दो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग है कंप्यूटिंग के अंदर। सर थोड़ा सा एक बार फिर से कॉन्फ्रेंस होता है। अच्छा। देखिए, पैरेलल कंप्यूटिंग का तो मतलब ये है कि आपका एक टास्क है, उस टास्क को आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है। और वो जो डिवीजन है, जो छोटे ब्लॉक्स हैं, वो आपके मुख्तलिफ कोड्स के ऊपर या मुख्तलिफ माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर जाके रन हो रहा है। ठीक है। और कंकरेंट का मतलब ये है जैसे वेब सर्वर है। वेब सर्वर जो है दुनिया के डिफरेंट लोकेशन से जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उन्हें हैंडल कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल हम गूगल.com के सर्वर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने गूगल.com पे कोई अपने रिलेवेंट चीज़ जो है वो सर्च कर ली, और आपको ज़रूरत पड़ी, आप गूगल.com पे गए, आपने अपने रिलेवेंट चीज़ को सर्च कर ली। अब आपकी सर्च और मेरी सर्च के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? लेकिन वहाँ यस जो सर। सर्वर के एंड के ऊपर ये दोनों टास्क जो है कंकरेंट है। दोनों टास्क इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है दोनों को। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल ओके आ सर। सकती है। जैसे हमारे पास वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के ऊपर हम मल्टीपल टैब्स खोल लेते हैं एक साथ। ठीक है। मल्टीपल टैब्स के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स खोलते हैं। ये बात भी समझ में आ गई? यस सर। अब ये कंकरेंट टास्क है। ये क्या टास्क है? कंकरेंट टास्क है। हर थ्रेड के ऊपर जो है वो एक टैब चल रही है। ठीक है। और ठीक है पैरेलल सर। पैरेलल टास्क क्या होंगे? पैरेलल टास्क ये होगा कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया, और हर हर जो है वो सब प्रॉब्लम जो है उसको एक कोर असाइन कर दिया, और वो सब प्रॉब्लम एक कोर पे जा रही है, और फिर वो लेटर स्टेजेस वो सारे के सारे जो सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस है वो आके कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी होती है पैरेलल की। पैरेलल और कंकरेंट में थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंस होता है। नॉर्मली जो है ये सिनोनियम है एक दूसरे के, पैरेलल और कंकरेंट यानी एक से एक जैसे चलने वाले। लेकिन जब कंप्यूटिंग की बात होती है तो इसमें ये डिफरेंस होता है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक लार्ज स्केल प्रॉब्लम है, उसको सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया गया, और हर सब प्रॉब्लम जो है वो एक कोर को या एक माइक्रो प्रोसेसर को असाइन कर दिया गया और वो सॉल्व हो गया। और कंकरेंट का मतलब ये है
कि डिफरेंट लोकेशन से रिक्वेस्ट आ रही हैं आपके पास, और वो सारी रिक्वेस्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट एक दूसरे पे नहीं है, और वो आप जो है वो इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे हैं एक साथ। इसे कंकरेंट ऑपरेशंस कहते हैं। अच्छा जी। अब ये जो यही बात वो कर रहा है कि जब हम पैरेलल कंप्यूटिंग के एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो उस वक्त हमें इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करना है कि हम जो एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं वो पैरेलल कंप्यूटिंग के एस्पेक्ट से डिजाइन कर रहे हैं या कंकरेंट कंप्यूटिंग के एस्पेक्ट से डिजाइन कर रहे हैं, हमारे टारगेट ऑडियंसेस क्या है। ठीक है जी। क्योंकि ये चीज नॉर्मली हमें कोरिलेटेड लगती है, लेकिन कोरिलेटेड है नहीं। इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है। कि ऐसी रिक्वेस्ट जो लार्ज स्केल प्रॉब्लम का पार्ट है, ठीक है, वो, और ऐसी रिक्वेस्ट जो इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट है। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट कंकरेंट है, और लार्ज स्केल का जो पोर्शन है, लार्ज स्केल के जो सब प्रॉब्लम्स है वो क्या कहलाते हैं, पैरेलल कहलाते हैं। तो समझ में आ गई बात बेटा। एल्गोरिथम वेरी सिग्निफिकेंटली इन हाउ पैरेललाइजेबल दे आर, रेंजिंग फ्रॉम इजिली पैरेललाइजेबल टू कंप्लीटली अनपैरेललाइजेबल। अच्छा, अब एक टास्क आपके सामने आया है। अब वो टास्क मे बी पॉसिबल है कि आप उसको बहुत इजीली जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर लें, और ये भी पॉसिबल है कि उस टास्क को किया ही ना जा सके कन्वर्ट। ठीक है, वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो, उसे किया ही ना जा सके, क्योंकि उसके सब प्रॉब्लम बड़ी हेवनली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि वो कंप्लीटली पैरालाइजेबल हो, इजीली पैरालाइजेबल हो, या कंप्लीटली अनपैरालाइजेबल हो। ठीक है। जो अब ये टास्क रियल वर्ल्ड के टास्क जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वरी करते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली कर सकते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग के एल्गोरिथम में कन्वर्ट, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो इन इन नेचर जो है वो सीरियल कंप्यूटिंग पे रन होते हैं। Some problem is are easy to divide up into pieces, so those could be solved as parallel problem. Some problem cannot be split up into parallel portions, as they require the results from a preceding step to effectively carry on with the next step. These are called inherently serial problem। अब ऐसे प्रॉब्लम जिसको हम पैरेलल सॉल्व नहीं कर सकें, और उनके जो सब प्रॉब्लम है वो एक दूसरे पे हेवनली डिपेंडेंट हो, कि एक का रिजल्ट दूसरे के अंदर यूज होना, दूसरे का तीसरे में यूज होना, तीसरे का चौथे में यूज होना है। तो ये जो है वो ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो इनहेरेंटली सीरियल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। यानी इनको पैरेलल कंप्यूटिंग पे आप शिफ्ट इनके कंप्यूट नहीं कर सकते। Parallel algorithms on personal computers have become more common since, अब जो ये कहता है कि जब मल्टी प्रोसेसर आउट मल्टी कोर सिस्टम्स आए, आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स आए, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट आया, तो इस वक्त फिर इस एल्गोरिथम की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा जी। To apply any algorithm properly, it is very important that you select a proper data structure। अब इसके अंदर बेटा जो एल्गोरिथम्स होते हैं, इन एल्गोरिथम में जो पैरेलल कंप्यूटिंग के जो एल्गोरिथम होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो की रोल प्ले करता है वो ये रोल प्ले करता है कि आप डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर जो है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर जो है उनकी नेचर ये होती है कि अगर हम उनको स्प्लिट करके कंप्यूट करें तो वो बाद में हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ट्री वगैरह होता है। ठीक है, ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, एरेज हो गई। ये वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम जो है पोर्शंस में डिवाइड करके कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है। मैं ये बात कर रहा था कि जब आप पैरेलल कंप्यूटिंग के एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहे हैं। अब ये डाटा स्ट्रक्चर जो है वो दो वजूहत को बुनियाद पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज करना। नंबर वन, डाटा स्ट्रक्चर हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे कि कुछ डाटा स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनको हम इजिली जो है वो पोर्शंस में डिवाइड करके कंप्यूट करके उनके रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ट्री की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको अल्लाह भला करे, एरे की, और ये लिंक लिस्ट वगैरह की। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डाटा स्ट्रक्चर, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर इंसर्शन डिलीट और सर्चिंग जो है वो फास्ट होती है, और कुछ डाटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर इंसर्शन, सर्चिंग और डिलीशन ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ठीक है। तो हमें बड़े केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा एक ऐसा एफिशिएंट एल्गोरिथम जो कि अप्रोप्रिएट भी हो। यानी अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि उसको जो है पोर्शन में डिवाइड किया जा सके,
और दूसरी, और ऑन द अदर हैंड हमें ऐसा डाटा स्ट्रक्चर भी चाहिए जो कि एफिशिएंटली काम कर रहा हो। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर कुछ इन्होंने डिस्कस की हैं, क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स। Therefore, the selection of a data structure must be done considering the architecture and the type of operations to be performed. The following data structures are commonly used in parallel programming: linked list, arrays, and hypercube networks. ये तीन जो डाटा स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके। ट्रीज भी बेसिकली यूज होते हैं। ठीक है, ट्रीज भी जो है, बाइनरी ट्रीज वगैरह ये भी यूज हो सकते हैं। लेकिन ये बहरहाल ये लिंक लिस्ट, एरेज और हाइपरक्यूब नेटवर्क की प्रॉपर्ली बात कर रहे हैं अपने आपके। फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर्स आर कॉमनली यूज्ड इन पैरेलल प्रोग्रामिंग: लिंक लिस्ट, एरेज एंड हाइपरक्यूब नेटवर्क। व्हाट इज लिंक लिस्ट बेटा? सर लिंक लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है हम्म। जिसमें दो नोड्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें अच्छा, रिंग रिंग में एक होता है। ये मुझे बताओ कि लिंक लिस्ट जो होती है, ये लिंक लिस्ट फास्ट होती है, स्लो होती है? सर ये तो अब डिपेंड करता है कि आप कितने यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार? सपोज करो, अब फॉर एग्जांपल डाटा मेरे पास मौजूद है, उस पर सॉर्टिंग करनी है मैंने, मैं तो लिंक लिस्ट इस ऑपरेशन पे फास्ट फास्ट होगी या स्लो होगी एज कंपेयर टू एरे? नो सर, थोड़ा लिंक लिस्ट जो है ना वो मेमोरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बेहतर है, क्योंकि हम्म। डाटा जो है स्प्रेड हुआ होता है और हम्म। डिफरेंट लोकेशन पे डाटा पड़ा होता है, इसलिए हमारे लिए आसानी हो जाती है जी। कि जहाँ पर हमारी स्पेस कम है हाँ वहां पर जी। हम लिंक लिस्ट यूज करें, और वैसे एरे जो है ना बेटर है। वेरी गुड, वेरी गुड। लिंक लिस्ट जो होती है आपकी कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस को स्पैन कर रही होती है। पूरी मेमोरी जहां पर उसे जगह मिलती है फौरन स्टोर कर देती है वो। आपकी जो सीक्वेंशियल जो होती है, इसमें सीक्वेंशियल जो है ना वो मेमोरी यूज नहीं कर रही होती, जहां उसको जगह मिलती है वहां पर जाके उठा के वो सेव कर लेती है और आगे वापस में लिंक कर देती है। लिंक लिस्ट पे ना बेसिकली सर्चिंग वगैरह और ये चीजें बड़ी इजीली हो जाती हैं। ठीक है। सॉर्टिंग, बहरहाल सॉर्टिंग और नई नोड इंसर्ट करना बीच में डाटा के, ये थोड़ा सा टेडियस टास्क है। ठीक है। आ, बल्कि टेडियस तो खैर इतना नहीं है कि वो क्या करता है, सिर्फ कि वो लिंक ही आपको सेट करता है ना। अगर फर्ज कीजिए कि ए और सी के बीच में बी आना है, तो बी को जो है ना वो पॉइंटर सेट कर देगा ए के साथ, और बी का सी के साथ सेट कर देगा, फॉरवर्डिंग पॉइंटर सी के साथ कर देगा और बैकवर्ड पॉइंटर ए के साथ कर देगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। मेरा ख्याल है कि लिंक लिस्ट जो होती है बड़ी एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी। अब ये जुमला है, अ लिंक लिस्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर हैविंग जीरो और मोर नोड्स कनेक्टेड बाय पॉइंटर। ये समझ में आता है जुमला आप लोगों को? जीरो का मतलब ये है कि ये एम्प्टी लिंक लिस्ट है, सिर्फ हेडर है इसका, और ये अभी किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, किसी किसी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा, इसे कहते हैं कि जीरो एलिमेंट है, जीरो नोड है। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अच्छा जी। Nodes may or may not occupy consecutive memory locations. Each node has two or three parts. One data part that stores the data, and the other two are fields that store the addresses of the previous or next node. ठीक है जी, समझ में आ गई बात कि आपकी जो नोड है वो किसे कहा जाएगा, कि उसके डाटा एलिमेंट होगा और एड्रेस होगा। अगर वो आपके पास डबली लिंक लिस्ट है तो प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा और फॉरवर्ड नोड का भी एड्रेस होगा। और अगर सिंगल लिंक लिस्ट है तो आपके पास फॉरवर्ड लिंक होगा, फॉरवर्ड का एड्रेस होगा कि अगला जो डाटा पोर्शन वो किस एड्रेस के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है। अगर ये डबली लिंक लिस्ट है तो तीन फील्ड का जो है नोड होगी, एक में डाटा आएगा और दो के अंदर पॉइंटर्स होंगे, एक फॉरवर्ड पॉइंटर और एक बैकवर्ड पॉइंटर। और अगर सिंगल लिंक लिस्ट है तो उसके अंदर जो अब नोड होगी उसमें दो पोर्शन होंगे, एक डाटा पोर्शन और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है बेटे। लिंक लिस्ट में दो पार्ट्स होते हैं हर नोड के, या तीन पार्ट होते हैं, डबली होगी तो तीन पार्ट्स होंगे और सिंगल होगी तो दो पार्ट होते हैं। अच्छा जी। द फर्स्ट नोड्स एड्रेस इज स्टोर्ड इन एन एक्सटर्नल पॉइंटर कॉल्ड हेड। अच्छा, पहली नोड का जो एड्रेस होगा वो स्टार्ट में होगा, जो हेड कहलाता है उसके अंदर एड्रेस होगा। ठीक है जी। और अगर वो हेड का जो है वो क्या कहते हैं, वो पॉइंटर जो है वो एम्प्टी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, हैविंग जीरो नोड। वो पहले वाला जो सेंटेंस था ना, कि लिंक लिस्ट में हैव जीरो नोड और वन और मैनी नोड्स। ठीक है, तो जीरो नोड का मतलब ये है कि हेड जो है लिंक लिस्ट का, उसके उसका पॉइंटर के अंदर किसी मेमोरी लोकेशन का या किसी नोड का एड्रेस नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट: सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट।
सिंगली आपको पता है कि हेड ने पॉइंट कर दिया एक पहली नोड को, उसके जो है वो पॉइंटर सेक्शन के अंदर अगली नोड को पॉइंट कर दिया, फिर फॉरवर्ड नोड होते होते आखिरी जो नोड होगी उसके जो फॉरवर्ड सेक्शन होगा पॉइंटर में, वहाँ नल पॉइंटर होगा, नल होगा, कोई एड्रेस नहीं होगा, तो यहाँ पर लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी आपकी। ठीक है। अच्छा, आपके पास डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होगा कि दोनों एंड पे पॉइंटर्स होंगे। हेड जो है वो एक नोड को रेफर कर रहा होगा एड्रेस को, ठीक है, और फिर वो नोड जो है अगली नोड को रेफर कर रही होगी, सही है, और फिर अगली नोड को और इस तरीके से ये प्रीवियस नोड को भी रेफर हम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ पर आखिरी नोड है वहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंटर नल है, और जहाँ पर पहली नोड है उसका प्रीवियस पॉइंटर नल है। ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में जो ना वो लिंक स्टेब्लिश हुआ हुआ है। अगर हम थ्री नोड को देखें तो फॉरवर्ड पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है और बैकवर्ड पॉइंटर जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये होती डब्ल्यू लिंक लिस्ट ही है। इंस्टेड ऑफ हैविंग नल पॉइंटर इन द लास्ट एंड फर्स्ट नोड, ये क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं आखिरी वाले के जो है वो फॉरवर्ड पॉइंटर को पहले वाले की बैकवर्ड पॉइंटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है ना वो बन जाती है। ठीक है। तो ये कुछ सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। ये समझ में आ गया, सिंगली डब्ल्यू और डबल और सर्कुलर। इसके बाद एरेज है। एरे जो होते हैं वो भी एक बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है फॉर पैरेलल एल्गोरिथम, क्योंकि हम जो है एरे को डिवाइड कर सकते हैं सब एरेज के अंदर, और वो पोर्शन हम मुख्तलिफ अपने कोर्स को या मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स को हम शेयर कर सकते हैं, और उनका जो है प्रोसेस करके उनका रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं। जो एरे जो है वो एक और बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब ये एरे वन डायमेंशनल हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकती है। ठीक है। अ, अब एरे जो है वो दो तरह से क्रिएट होती है, स्टैटिकली डायनेमिकली। स्टैटिकली का मतलब क्या है कि आपके पास कंपाइल टाइम पे डिफाइन हुआ हुआ है, और डायनेमिकली का मतलब क्या है कि एरे का साइज जो है वो रन टाइम पे डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा जी। इन स्टैटिकली डिक्लेयर्ड array, dimensions and size of the array are known at the time of compilation, whereas in the dynamically declared arrays, dimensions and size of the array are known at runtime. For shared memory program, arrays can be used as a common memory, and for data parallel programming, they can be used by partitioning into sub-arrays. हम इसको क्या करते हैं कि जब हम पैरेलल एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं इसको, एरेज को, तो एरे के हम सब एरेज जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, और हर सब एरे जो है वो एक नोड को हम असाइन कर देते हैं, और वो नोड जो है अपनी रिलेवेंट सब एरे को प्रोसेस करती है और हैंडल कर। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल एक दी थी शायद, या याद है या नहीं है आपको, याद एक दो लेक्चर पहले, कि हम दो एरे को जो है वो ऐड कर रहे थे। ठीक है। दो एरेज को जब ऐड कर रहे थे तो अगर पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात होगी तो हर एरे का जो एलिमेंट होगा, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, एक कोर के ऊपर वो हैंडल होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारी एरे के अंदर चार एलिमेंट्स हैं, तो हर जैसे जो लोकेशन जीरो है दोनों एरेज की, वो एक कोर पे हैंडल हो जाएगी, लोकेशन वन जो है वो दूसरी कोर पे हो जाएगी, लोकेशन थ्री जो है वो तीसरी कोर पे, और लोकेशन फोर चौथी कोर पे। हम ये कह सकते हैं कि हमने अपनी एरे को चार पोर्शन में डिवाइड कर दिया, और हर पोर्शन जो है वो एक कोर को हवाले कर दिया। अब ऑपरेशन सेम होना है, सिंगल ऑपरेशन अगर होना है कि ऐड का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो सारी कोर जो है वो ऐड करके रिजल्ट जो है हमें प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। तो एरे जो है वो हम इस तरह यूज करते हैं कि उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और हर टुकड़ा जो है वो एक कोर को या एक डिस्ट्रीब्यूटेड नोड को जो है वो सप्लाई कर दिया जाता है, और वो अकॉर्डिंगली जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट जो है वो जो है जो रिजल्ट जो है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हाइपर क्यूब नेटवर्क जो है आप लोगों ने देखा था जब इंटरकनेक्शन टोपोलॉजीज हम पढ़ रहे थे। जो क्यूब नेटवर्क था वो क्या था, इसके अंदर एक हमारा जो टोपोलॉजी थी नेटवर्क की, वो 3D क्यूब की फॉर्म में थी। ठीक है। और मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि ये बेसिकली 2D प्लेन जो है, ये फॉर्मेट है कि मल्टीपल 2D प्लेन एक साथ रखे हुए हैं। आपको याद है ये? यस यस सर, वो Hypercube architecture is helpful for those parallel algorithm where each task has to communicate with other task. ठीक है जी। हाइपरक्यूब टोपोलॉजी कैन इजीली एम्बेडेड अदर टोपोलॉजी सच एज रिंग एंड मैश। अब हाइपरक्यूब टोपोलॉजी जो है उसके अंदर रिंग और मैश जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तमाम छोटी टोपोलॉजीज हाइपरक्यूब टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करती हैं, तो इसके ऊपर जो है वो आपके पैरेलल कंप्यूटिंग के जो एल्गोरिथम है वो इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा
इजी होता है। और ऐसे तमाम एल्गोरिथम जिसके अंदर मल्टीपल टास्क एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहां पर जो है वो हाइपर क्यूब नेटवर्क जो है वो आर्किटेक्चर हम यूज करेंगे एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, इस इट इज आल्सो नोन एज एन क्यूब वेयर एन इज द नंबर ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन इस तरह बता रहा है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, इस तरीके से बता रहा है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है हाइपर क्यूब। इसको मजीद एक्सप्लेन करने की अगर आप कहते हैं ज़रूरत है तो मैं आपको कर सकता हूँ एक्सप्लेन। यहाँ पर क्या है कि आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर इस तरफ जो है जहां पर मेरा पॉइंटर है वहां पर आठवां जो है ना वो कॉर्नर होगा। हर क्यूब के ऊपर जो है वो एक 3 डायमेंशन जो है वो क्या कहते हैं बॉक्स मौजूद है, तो ये हाइपर क्यूब कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब डिजाइन टेक्निक्स फॉर पैरेलल एल्गोरिथम, सेलेक्टिंग अ प्रॉपर डिजाइनिंग टेक्निक फॉर अ पैरेलल एल्गोरिथम इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट टास्क। मोस्ट ऑफ द पैरेलल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम may हैव मोर देन वन solution। अच्छा जी। अब पैरेलल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उनको एक से ज्यादा तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रेटेजीज है, आपने एल्गोरिथम एनालिसिस में स्ट्रेटेजीज पढ़ी होंगी, डिवाइड एंड कन्क्यूर, ग्रीडी मेथड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड। क्या होती है डिवाइड एंड कन्क्यूर का मतलब क्या होता है? पढ़े एल्गोरिथम के अंदर, एल्गोरिथम एनालिसिस में ये टॉपिक्स? यस ये सर, ये ये पढ़ा है। सब कुछ। क्या होता है डिवाइड एंड कन्क्यूर में? तो डिवाइड एंड कनकर मतलब कि जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें कि उसको हम्म। और मजीद और डिवाइड ना कर सकें, फिर उसको हम सॉल्व करते रहे। अच्छा, और ग्रीडी में क्या होता है? सर ग्रीडी में ये होता है कि हम सबसे जो हमारे जिसमें कॉस्ट कम लग रही होती है मेथड में ना, वो उसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में हम जो है ना बड़े टास्क की तरफ जाते हैं। अच्छा। अच्छा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है? डायनामिक प्रोग्रामिंग में सर हम मेमोरी का यूज करते हैं, मतलब हमारा जो प्रीवियस एक रिजल्ट होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम्म। टाइम जब हम इस टाइप की जिस तरह जो हम रिजल्ट वहां से उठा लेते हैं। हम रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं टेबल से, हम हर टाइम पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे होते, ठीक है ना? सही है। और बैक ट्रैकिंग में क्या होता है? बैक ट्रैकिंग में यही होता है कि हम सॉल्व करके जैसे ट्रीज वगैरह या ग्राफ वगैरह में हो तो नोड्स को विजिट करके उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर बैक ट्रैक कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट नोड्स पे जा रहे होते हैं। क्यों? ताकि बाकी जो हमारी नोड्स हैं उनको भी हम विजिट कर सकें जो उसके पेरेंट उसके चाइल्ड होंगे। अच्छा, ब्रांच एंड बाउंड में क्या होता है? सर ब्रांच एंड बाउंड ये था ना कि इसमें हम जो एक एक प्रॉब्लम में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जो प्रॉब्लम हमारा ऑप्टिमल नहीं होता उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा जी, आपने बिल्कुल तकरीबन सही बताया है, एक आध जगह पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। डिवाइड यस एंड सर, वो हाँ, वो जो इसमें। आपने, वो जो आप बैक ट्रैकिंग का थोड़ा आपने गलत बताया है, इतना करेक्शन करेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा ठीक कॉन्सेप्ट है। सही कर लें। बैक ट्रैकिंग में ये होता है कि हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे सुडोको है, हम खेलते हैं, सुडोको के अंदर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सुडोको के रूल्स तो आपको पता ही है ना, कि हर डायगोनल, हर जो है बॉक्स के अंदर 3 क्रॉस 3 में, हर लाइन के अंदर जिसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं, और हर कॉलम में जिसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं, एक नंबर एक दफा ही आएगा। ये रूल होता है कंस्ट्रेंट, ये जो गेम है। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये 9 क्रॉस 9 का स्क्वायर है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप ये देखें कि आपको 3 क्रॉस 3 के 9 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। हेलो। यस सर। यस सर। अब हमें 1 से लेके 9 तक जो नंबर है उनको इस तरह अरेंज करना है, जैसे 1 अब यहाँ पर आ गया है ना, तो इस रो में, इस कॉलम में, और इस बॉक्स में रिपीट ना हो। ठीक है, 3 क्रॉस 3 के। अब जैसे 9 यहाँ पर आ गया है, तो इस कॉलम में पूरे, इस रो में, और इस बॉक्स में रिपीट नहीं हो, एक दफा ही हो। ठीक है। हाँ, इस बैक ट्रैकिंग में ये होता है कि आप एक सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और अगर आप ये देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन नहीं है, तो हम एक स्टेप बैक जाके अपनी करेक्शन करते हैं। ठीक है, एक स्टेप बैक जाके अपने पैरामीटर्स को या अपनी चीज़ों को चेंज करके फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, दोबारा सोल्यूशन की तरफ अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है ना? ये इसका होता है बैक ट्रैकिंग का।
डिवाइड एंड कंक्यूर के बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। डिवाइड एंड कंक्यूर में क्या होता है कि आप जो है अपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में जो है वो डिवाइड करेंगे, और जो है उस वक्त तक करते रहेंगे रिकर्सिवली जब तक कि वो सफिशिएंट नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाते आपकी कोर्स के मुताबिक। फिर आप क्या करेंगे कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं डिवाइड डिवाइड एंड कंक्यूर के, डिवाइड कंक्यूर एंड कंबाइन। ठीक है, डिवाइड करें, उसे सॉल्व करें, और रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें। जिस तरह ये एक टास्क दिया हुआ है, इस टास्क में जो है क्या कहते हैं, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया, उसके बाद सोल्यूशन उसका निकाला गया हर स्टेप पे, और फिर आखिर में कंबाइन कर दिया गया। तो दिस इज डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच। अच्छा जी, डिवाइड एंड कंक्योर अप्रोच जो है इसके लिए जो एल्गोरिथम्स है वो हमारे पास बाइनरी सर्च है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद है। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करते हैं? अच्छा, अब ग्रीडी एल्गोरिथम में जो होता है वो ये होता है कि जो उस वक्त बेस्ट अप्रोच होती है, जो बेस्ट रिजल्ट होता है, उसे वो यूज करता है। इसे कहते हैं ग्रीडी अप्रोच। अब ग्रीडी अप्रोच जो है, इसको यूज करते हुए इसके अंदर 2 चीजें होती हैं बेटा, ग्लोबल बेस्ट और लोकल बेस्ट। इसके बारे में आइडिया है आपको? अब आप ये देखें कि सारा का सारा जो स्वार्म है वो एक साथ मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब स्वार्म जो है डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहा है, एज इट सही है। अच्छा, अब ये स्वार्म की फॉर्म में क्यों मूव कर रहा होता है? इसलिए मूव कर रहा होता है कि इनका जो वेलोसिटी है हर नोड की वो तकरीबन सेम होती है। ठीक है, डिस्टेंस एक दूसरे के साथ वो मेंटेन करके चल रहे होते हैं, उनके यूनिट जो है उस स्वार्म के। दूसरी चीज, और तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डेस्टिनेशन का सिर्फ हेड को पता होता है जो लीड कर रहा होता है, बाकी सारे उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसके उसके बेस्ट पोजीशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और ये स्वार्म की फॉर्म बनती है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं करके ना, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। फिश स्कूलिंग और पार्टिकल स्वार्म, ये देखिएगा जरा गौर से। अब ये पूरा का पूरा जो स्वार्म है ये एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब डेफिनेटली इनकी डेस्टिनेशन है। आप ये देखें कि ये जो स्वार्म के यूनिट्स हैं, जो परिंदे हैं, वो कोलाइड नहीं कर रहे। ठीक है, और एक जो है वो ग्रुप की फॉर्म में मूव कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं वो अपने इर्द गिर्द जो है क्या कहते हैं, नोड्स से रहनुमाई लेके मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब इसमें देखें 2 चीजें हैं, एक है ग्लोबल बेस्ट और एक लोकल बेस्ट। लोकल बेस्ट क्या है कि जो नोड है वो अपने आगे वाले आगे आगे वाली नोड को देख रही है और उसके मुताबिक मूवमेंट कर रही है। उसके लिए जो बेस्ट मूवमेंट है वो अपने आगे वाले के लिए आगे वाले की मूवमेंट है। ठीक है, वो जो आगे वाली जो नोड है वो अपने से आगे वाले को फॉलो कर रही है, और होते होते ये उस नोड तक पहुंच जाते हैं जहां पर ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन है। ग्लोबल बेस्ट क्या है कि इस पूरे फ्लॉक की जो मूवमेंट है डेस्टिनेशन तक। लोकल बेस्ट क्या है कि वो जो यूनिट है वो अगले यूनिट को फॉलो कर रहा है, वो उसके लिए लोकल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीडी एल्गोरिथम जब हम यूज कर रहे होते हैं तो 2 किस्म के बेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, एक लोकल बेस्ट होता है, ग्लोबल बेस्ट होता है। तो ग्रीडी जो एल्गोरिथम होते हैं उनको यूज करने के नतीजे में बाज औक़ात हमें जो है वो ग्लोबल बेस्ट, तो ग्रीडी एल्गोरिथम के ग्रीडी एल्गोरिथम जब हम यूज करते हैं तो सम टाइम जो है बल्कि ज्यादातर ग्रीडी एल्गोरिथम जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम जो लोकल बेस्ट होता है उसको सोल्यूशन को की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, और लोकल बेस्ट की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो बाज़ों का सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम ग्लोबल बेस्ट को भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है आपका जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो ग्लोबली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ मूव ट्रेंड नहीं करते, मूव नहीं करते। ठीक है, वो लोकल बेस्ट की तरफ ही जाते हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 1, 2, 5 और 10 के जो है सिक्के मौजूद हैं, और अगर हमें 18 कहा जाए कि आप 18 जो है काउंट करें, तो 18 काउंट करने के लिए पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को जो है सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद 5 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 1 को करेंगे, तो आपका 18 आपके 18 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर फर्ज कीजिए कि हम ये कहते हैं कि जी हमें
जो 15 जो है वो काउंट पूरा करना है बाय यूजिंग दीज 3 कॉइन्स। 1, 7 एंड 10 वैल्यू की 3 कॉइन है हमारे पास, और इनको यूज करते हुए हमें 15 का काउंट पूरा करना है। तो 15 का काउंट पूरा करने के लिए ग्रेडी अप्रोच ये कहती है कि आप जो है एक 10 का आप जो है कॉइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप 7 का नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी जो है उसके ऊपर हमारी जो लिमिट है उससे एक्सीड कर जाएगा अगर हम 7 का सेलेक्ट करेंगे। तो फिर हमारे पास जो आखिरी जो कॉइन बचता है वो 1 का बचता है। तो हम जो है 1 के जो है 5 कॉइन यूज करेंगे। 1 के जो है 5 कॉइन हम यूज करेंगे, तो टोटल 6 कॉइन के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जबकि एक बेहतर अप्रोच ये हो सकती थी कि हम सात सात के 2 कॉइन लेते और एक एक का कॉइन ले लेते, तो 3 कॉइन से हमारा ये मसला हल हो जाता। ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है आपका ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन था, ये बेस्ट सोल्यूशन था। ग्रीडी एल्गोरिथम जो है लोकल बेस्ट की तरफ गया, ग्लोबल बेस्ट की तरफ वो नहीं गया। अच्छा, अब ये चीज डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करती है इस चीज को। तो हम बात ये कर रहे थे कि ग्रीडी एल्गोरिथम अगर हम करते हैं तो ये लोकल बेस्ट की तरफ जाता है, जैसे 10 + 1 + 1 + 1 लेगा। ठीक है। जबकि अगर आप इसी प्रॉब्लम को, कॉइन चेंज प्रॉब्लम को इसके जरिए सॉल्व करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जरिए सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें वो ये सोल्यूशन देगा। ठीक है। मेमोराइजेशन के साथ काम कर रहा होता है वो। Okay, dynamic programming approach is similar to divide and conquer in breaking down the problem into smaller and yet smaller subproblems. But unlike divide and conquer, these subproblems are not solved independently. Rather, results of these smaller subproblems are remembered and used for similar or overlapping subproblems. ठीक है जी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो एक एडिशनल चीज होती है वो ये होती है कि वो मेमोरी उसकी होती है, जो कि वो जो है प्रीवियस रिजल्ट को सेव रखता है और आगे जो है उसे यूटिलाइज करता है विदाउट कैलकुलेशंस। ठीक है। आगे अगले स्टेप्स के अंदर अगर वो प्रीवियस रिजल्ट यूज होना है तो वो एज इट इज रिजल्ट को यूज करेगा, वो कैलकुलेशन दोबारा नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये इसकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की खूसियत होती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बहुत बहुत बड़ी फील्ड है और एक पूरी ब्रांच है एल्गोरिथम की, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और इसके अंदर आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे क्लासिकल जो प्रॉब्लम है वो आपका है, एक तो ये मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके अलावा आपका नैपसैक है। नैपसैक 2-3 तरह के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका कॉइन चेंज प्रॉब्लम है। तो इसमें ये होता है कि ये जो ग्रीडी अप्रोच है और डिवाइड एंड कंक्योर से स्टार्ट करता है। और ग्रीडी जो है वो अप्रोच इस सेंस में होती है इसकी कि ये ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है। लोकल बेस्ट को मेमोराइज करते हुए ये आगे ग्लोबल बेस्ट की तरफ ही जा रहा होता है और ये ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन देता है। जिस तरह ये कॉइन प्रॉब्लम के अंदर है जो अभी आपको दिखाया गया मैंने, कि अगर मैं ग्रीडी अप्रोच यूज करूंगा तो वो 10 + 1 + 1 + 1 5 1 लेगा और 6 जो है वो कॉइन से ये मसला हल करेगा। जबकि अगर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको सॉल्व करूंगा कॉइन प्रॉब्लम को, तो वो 7 + 7 + 1 जो है वो बेस्ट सोल्यूशन हमें देगा, जो कि ग्लोबल बेस्ट है। But unlike divide and conquer, these subproblems are not solved independently. Rather, results of these smaller subproblems are remembered and used for similar or overlapping subproblems. ठीक है जी। Dynamic programming is used where we have problems which can be divided into similar subproblems so that their results can be reused. मोस्टली these algorithms are used for optimization। ठीक है जी। ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज्यादातर ये यूज होते हैं। बिफोर सॉल्विंग द इन हैंड सब प्रॉब्लम्स, डायनेमिक एल्गोरिथम विल ट्राई टू एग्जामिन द रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियसली सॉल्व सब प्रॉब्लम। अब ये पॉइंट जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को सेपरेट कर रहा होता है दूसरी अप्रोचेस से। क्या? यानी कि अगर कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो कोशिश करता है, इसके पास कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आता है, तो वो चेक करता है कि क्या ये सब प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, और इसका रिजल्ट अगर इसके बाद मेमोरी में सेव है तो वो फिर रिजल्ट को डायरेक्टली बगैर कंप्यूटेशन के वो यूज कर लेता है। ठीक है। द सॉल्यूशंस ऑफ सब प्रॉब्लम्स आर कंबाइंड इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट सोल्यूशन। और इस अप्रोच के जरिए वो बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंचता है, हर हाल में बेस्ट सोल्यूशन तक पहुंचता है। तो डीपी जो है ना बहुत जबरदस्त चीज है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है बहुत एफिशिएंटली जो है वो आपके ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जा रही होती है। ये हो गया। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो क्या करता है कि आपके पास कोई सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आया तो वो चेक करता है कि पीछे जनाब वाली टेबल के अंदर इसकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है, इसका सोल्यूशन मौजूद है या नहीं है। अगर सोल्यूशन मौजूद है, ठक करके सोल्यूशन को उठा लेता है।
और अगर नहीं मौजूद है तो फिर कंप्यूटेशन करता है। और इसके नतीजे में क्या होता है, ग्लोबल बेस्ट जो है वो अचीव कर रहा होता है। ठीक है। बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग के लिए वही सुडोकू वाली एग्जांपल मैंने दी थी, ये वाली एग्जांपल मैंने किया था कि एक पॉसिबल सोल्यूशन से आप स्टार्ट करते हैं बैक ट्रैकिंग में। ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं कि पॉसिबल सोल्यूशन को आप देखते हैं कि जो सोल्यूशन आपको चाहिए कि चाहिए वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। फिर आप उसको अगले स्टेप पे लेके जाते हैं, आप ये देखते हैं कि क्या आप उस सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, तो फिर आप बैक ट्रैक कर जाते हैं। ठीक है। जिस तरह वो एग्जांपल मैंने दी सुडोको की, कि अगर आप ये एक नंबर ऐड करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि ये नंबर जो है वो इस रो में भी है, इस कॉलम में भी है, इस बॉक्स में भी है, तो ठीक है आप इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप एक नंबर इंसर्ट करने के नतीजे में ये देख रहे हैं कि ये जो है मेरी स्कीम जो है वो सेट नहीं हो पा रही, तो अब आप एक स्टेप बैक पे जाएंगे, फिर दूसरा नंबर रख के देखेंगे, वो भी अगर फिट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तीसरा नंबर रख के देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। So backtracking is an optimistic optimization technique to solve combinational problem. In backtracking, we start with a possible solution which satisfy all the required condition. अब जैसे फॉर एग्जांपल सुडोकू की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर ये पूरी की पूरी रो खाली हो, कॉलम खाली हो, बॉक्स खाली हो, तो अगर मैं वन रखता हूँ तो वन तो आ सकता है। ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इस बॉक्स में वन रखने की कोशिश करूंगा तो वन जो है वो अब नहीं आ सकता क्योंकि एक दफा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेप बैक जाऊंगा, फिर दोबारा टू रखूंगा, टू रखूंगा और देखूंगा कि क्या इस रो कॉलम और बॉक्स के अंदर टू मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, वन और टू ये दो बेस्ट सोल्यूशन हो गया हमारे पास। अब मैं तीसरा नंबर जो है इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से ये 9 के 9 बॉक्स के अंदर 9 के 9 जो है वो बॉक्सेस को फिल करूंगा। ठीक है। So in backtracking, we start with a possible solution which satisfy all the required condition. Then we move to the next level, and if that level does not produce a satisfactory solution, we return one level back and start with a new options. ठीक है। A branch and bound algorithm is an optimization technique to get an optimal solution to the problem. It looks for the best solution for a given problem. अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैंने लिखी थी ब्रांच एंड बाउंड की। देखिए ब्रांच एंड बाउंड की एग्जांपल इस तरह से कि a delivery company wants to find the shortest possible route for a truck to visit all customers once and return to the starting point। ये बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। ये अब देखें, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहता है, ब्रांच एंड बाउंड की एक बेहतरीन एग्जांपल है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहता है कि एक सेल्समैन है, उसको लेट सपोज 6 सिटीज विजिट करना है। सही है। अब उन 6 सिटीज के दरमियान मल्टीपल जो है वो पाथ एग्जिस्ट करते हैं। सही है। उनमें कुछ पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट है और कुछ जो है वो लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि वो अपना उसको 6 के 6 विजिट, 6 के 6 सिटी जो है विजिट करने हैं। तो अब ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये कहता है कि तमाम के तमाम सिटी विजिट करने में जो शॉर्टेस्ट पाथ या ऑप्टिमाइज पाथ वो यूज करेगा, वो कौन सा होगा। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम या ऑप्टिमाइज पाथ आपको बता रहा होता है। तो ब्रांच एंड बाउंड में क्या होता है कि यही इसने एग्जाम्पल दी है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की, कि एक डिलीवरी कंपनी है, इसको सेल्समैन समझ लें, वांट्स टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फॉर अ ट्रक टू विजिट ऑल कस्टमर्स वंस एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कि उसको तमाम के तमाम सिटीज के अंदर जाना है और फिर वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, और उसके लिए वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा यूज करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर ब्रांच एंड बाउंड किस तरह फिट हो रहा है कि ब्रांच यानी कि आप मुख्तलिफ कैंडिडेट्स उठाएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले सिटी ए से सिटी बी जाऊं, फिर सिटी सी जाऊं, एक पॉसिबिलिटी ये। फिर मैं एक पॉसिबिलिटी ये कहता हूं कि मैं सिटी ए से डी जाऊं, डी से सी जाऊं, सी से बी जाऊं। ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो आपकी ब्रांचेस, एक सोल्यूशन की मल्टीपल ब्रांचेस आप देखते हैं और उसके नतीजे में ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं कि भाई ये चीज जो है मेरे लिए बेहतर है। और बाउंड का मतलब क्या है, कैलकुलेट द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस रिमेनिंग। ठीक है। आप जैसे जैसे सिटीज ऐड करते जाते हैं तो वैसे वैसे आपके पास वो आता आता जाता है कि आपके पास मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है वो रिमेनिंग कितना रह गया है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है, नैपसैक जो है ना, वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। नैपसैक में क्या होता है कि अगर फर्ज कीजिए कि मैं कहता हूं कि मैंने जो है एक क्या कहते हैं बैग के अंदर कुछ आइटम डालने हैं और उनका वेट जो है वो लेट से 10 किलो से ज्यादा ना हो।
ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करते हैं ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करते हैं। कि लेट से हम कहते हैं कि जी एक आइटम है उसका वेट जो है वो 6 किलो है, वो उठा लिया। फिर एक आइटम है उसका वेट 4 किलो है, वो उठा लिया। अब नैपसैक क्या कहता है? नैपसैक तो चूंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, उसके अंदर ये होता है कि मैक्सिमम आइटम चाहिए आपको, और मैक्सिमम आइटम के साथ वो आपने जो लोड है उसे अचीव करना है। ठीक है। आ, अब यहाँ पर क्या है कि ब्रांच एंड बाउंड में वो किस तरह फिट होता है, ये चीज नैपसैक वाली, वो इस तरह से होता है कि आप देखते हैं कि जी आपने मुख्तलिफ आइटम्स आपने उठाए और उनका वेट कितना है। अगर वो वेट एक्सीड कर जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने दो आइटम उठाए, उसका वेट हो रहा है 9 kg, तीसरा आइटम उसके साथ आप ऐड कर रहे हैं तो वो 11 kg उठा रहे, तो वह तीसरा आइटम को आप ड्रॉप कर देंगे ना। ये सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इसका ये है कि ब्रांच एंड बाउंड का मतलब ये है कि आप मल्टीपल आइटम्स को टेस्ट कर रहे हैं, और बाउंड का मतलब ये है कि एक खास कंडीशन है, अगर कोई आपका जो सोल्यूशन है वो उस बाउंड कंडीशन से एक्सीड कर रहा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उस जो सिलेक्शन को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रांच एंड बाउंड। इट अलाउज द एल्गोरिथम टू फाइंड पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन स्पेस कंप्लीटली। अच्छा, अब इसका ब्रांच एंड बाउंड ये होता है कि पूरी सोल्यूशन स्पेस में जो है वो वर्क करता है। सोल्यूशन स्पेस का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है। वंस अ सोल्यूशन इज फाउंड, इट कैन कीप इंप्रूविंग द सॉल्यूशंस। Branch and bound search are implemented in depth bound search and depth first search। ठीक है जी, तो ये आपका जो है ये कुछ लेक्चर था आपका आज का, और इसके अंदर जो है आपको ये बताया गया है बेसिकली कि जो पैरेलल एल्गोरिथम के अंदर एक तो सबसे पहली चीज ये बताई गई थी आपको कि आप डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, पैरेलल एल्गोरिथम होते क्या है, इसमें डिजाइन करते वक्त डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करेंगे, और इसको डिजाइन करते वक्त आप मुख्तलिफ किस्म की जो डिजाइन टेक्निक्स है वो कौन सी यूज करेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। तो कोई क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं चीज इसके हवाले से। सर ये एंड में जो डेप्थ बाउंड सर्च है और डेप्थ फर्स्ट सर्च है, हम्म। इसमें डिफरेंस बता सकते हैं? अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ बाउंड सर्च क्या मतलब है? देखो बेटा, डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक बाइनरी ट्री है, लेट सपोज, ठीक है, तो आपके एक होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे क्या होता है कि वो जो जिस लेवल के ऊपर आपकी नोड्स होती हैं वो वन बाय वन पूरे लेवल को कवर करता है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, और होते होते आखिर में लीव्स तक आ जाता है। ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में होता है कि पहले वो आप जो है टॉप टू बॉटम वो मूव करता है, उसके बाद फिर बैक ट्रैकिंग करता है, वो ऊपर जाता है, फिर टॉप टू बॉटम आता है, तो ये कहलाती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। अच्छा, डेप्थ बाउंड सर्च का मतलब ये कि मेरे पास एक ट्री है, उस ट्री के 5 लेवल है, लेट सपोज मैंने बाउंड कर दिया कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो 3 लेवल तक आएगी, फिर बैक ट्रैक कर जाएगी, तो ये डेप्थ बाउंड सर्च है। गॉट इट? ओके सर, समझ आए। आई समझ में? देखो, अगर फर्स्ट दोबारा मैं समझा देता हूँ कि आपके पास एक ट्री है, सपोज कि उसके 5 लेवल है, और 5वें लेवल के ऊपर जो है आपके पास क्या है कि क्या कहते हैं, लीव्स है। 5वें लेवल पे लीव्स है, यानी उनकी फर्दर ब्रांचेस नहीं है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च ये कहता है कि टॉप टू बॉटम जो है वो लेफ्ट साइड से शुरू करें आप। ठीक है, और इसकी मैं एनिमेशन भी आपको शेयर करा दूंगा। ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च ये कहता है कि टॉप टू बॉटम आप जो है वो जाए लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। किस तरह कि पहले एक ब्रांच की तरफ जाए, फिर बैक ट्रैक करे ऊपर तक जाए, फिर वापस दूसरी ब्रांच पे आए, फिर बैक ट्रैक करे ऊपर जाए, फिर तीसरी ब्रांच की तरफ आए। तो दिस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च, और आप डेप्थ में नीचे लीफ तक आप आएंगे। अब डेप्थ बाउंड का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कीजिए मैं कहता हूँ कि 5 मेरे पास लेवल्स है, 5 में से मैं कहता हूँ कि लेवल 3 तक आपने जाना है, तो आप डेप्थ में लेवल 3 तक जाएंगे, फिर वापस जाएंगे ऊपर, फिर नीचे आएंगे, लेवल 3 तक जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ये एआई का एक एल्गोरिथम है, एआई की सर्चिंग टेक्निक्स हैं ये, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ बाउंड फर्स्ट सर्च ना।